नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा थीसिस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था हिंदी व्याकरण में समास और उसमें प्रधानता के आधार पर अपनों ने कर लिए थे। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? समास। समास टॉपिक चल रहा था और समास के अंदर अपनों ने प्रधानता के आधार पर पढ़ लिया कि आधार कितने होते हैं? चार। कितने होते हैं? चार होते हैं। ठीक है, कि प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं? चार होते हैं। इनके बारे में अपने पढ़ चुके थे, जिसमें कौन सा था? अविभाव समास, दूसरा था तत्पुरुष, तीसरा की अगर बात करूं द्वंद्व और चौथा था बहुव्रीहि। इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब अपने बच्चे हैं जो दो, वो बचे तत्पुरुष के दो भेद। कौन कौन से? द्विगु और कर्मधारय। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो देखो आज हम चर्चा करेंगे, अब करेंगे तत्पुरुष के प्रकार, प्रकारों में। तो तत्पुरुष के दो प्रकार, दो भागों में आगे बांट दिया गया तत्पुरुष के यही है, एक द्विगु के रूप में और एक कर्मधारय के रूप में। अब आप अपने पहले करेंगे किसी द्विगु समास को और फिर कर्मधारय समास। समास में सिर्फ यही बचते हैं। अब आपको एक चीज का तो पता होगा कि तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद। ठीक है, तो अगर इसमें दूसरा पद प्रधान है तो द्विगु और कर्मधारय में भी कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। बात समझ में आई? अब आपको इस चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है, द्विगु में कौन सा होता है और कर्मधारय में कौन सा होता है। अब इस चीज पे आप कंफ्यूज नहीं है। अविभाव में प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, ठीक है, द्वंद्व में दोनों पद, और इसमें क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? द्विगु समास के बारे में चर्चा करते हैं। देखो किसके बारे में चर्चा करेंगे? द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पूर्व पद क्या होता है? कि पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। कि द्विगु समास में अगर आप लिखना चाहो तो पहले ये भी लिख सकते हो, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। पहली लाइन आप ये लिख दो। दूसरी की अगर बात करूं कि पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद प्राय संख्यावाचक होता है। वाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक होता है। कि पूर्व पद जो होता है वो प्राय क्या होता है? संख्यावाचक होता है। बात समझी? कि एक तो दूसरा पद प्रधान होता है और संख्यावाचक होता है। ठीक है, इसमें क्या है? संख्या किसी समूह का बोधग्राही है। किसमें? पर इसमें एक चीज का ध्यान रखता है, एक चीज का ध्यान, अन्य अर्थ नहीं निकलता कि चाहे संख्यावाचक समूह हो, ये ध्यान रखना है, संख्यावाचक समूह हो पर अन्य अर्थ का, अन्य अर्थ
अन्य अर्थ का बोध, अन्य अर्थ का जो बोध है कराती, अन्य अर्थ का बोध न कराई। अगर वह अन्य अर्थ का बोध करवा रही है तो कहाँ चला गया, बहुव्रीहि समास में चला गया। जैसे उदाहरण के लिए दशानन, इसकी बात कर लें, दशानन की बात कर सकते हैं कि पहला शब्द दशानन 10 संख्यावाचक तो है पर इसका अर्थ अलग है, तो दशानन बराबर क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। दशानन बराबर क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा। बात समझ में आई। आगे अगर अपने बात करें 1 से 10 व 10 की पहाड़ा, 1 से 10 व 10 का पहाड़ा, ठीक है, 1 से 10 व 10 का पहाड़ा, ठीक है। ये जो संख्याएं आती हैं ये किस में आती हैं, द्विगु समास में आती हैं। समास में आती हैं, किसमें आती है, द्विगु समास में आती है। किसमें आएगी ये संख्या, द्विगु समास में आती है। बात समझ में आई कि 1 से 10 व 10 का पहाड़ा किसमें आता है। पर एक बात ध्यान रखना, ये मैंने आपके द्वंद्व समास में बताया था और इसमें एक बार फिर बता, अगर इस प्रकार संख्या आती है 1 और 2 तो यहाँ द्विगु समास मत कर देना, ये द्विगु समास नहीं है, ये दोनों पद अपने आप में क्या है, प्रधान है, तो यहाँ द्विगु न होकर क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रख लेना। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की अगर संख्या आती है तो उसमें द्विगु न होकर द्वंद्व हो जाएगा। बात समझ में। एक आपको संख्यावाचक समूह में अन्य अर्थ का बोध न करवाई, कि अगर अन्य अर्थ का बोध करवा रहा है तो वो किस में चला जाएगा, बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने दशानन के रूप में आपको बताया है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। 1 से 10 और 10 का पहाड़ा ये द्विगु समास में आती हैं, और जितनी भी जो संख्याएं हैं वो किस में जाएंगी, द्वंद्व समास में जाती हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट में लिखवा देता हूँ कि 1 से 10 व 10 का पहाड़ा और उसके अन्य संख्याएं जो भी हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ अन्य संख्याएं। अन्य संख्याओं में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। इस चीज का आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना, और ये चीजें सारी की सारी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। किसमें, द्विगु समास है। पद कौन सा प्रधान होता है, दूसरा। पूर्व पद पूर्व पद का मतलब पहले कौन सा होगा, संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक समूह में अर्थ का अगर आप बोध करवा रहे, अर्थ का बोध अन्य अर्थ के रूप में हो रहा है, कहने का मतलब उसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। जैसे दशानन का उदाहरण दिया, और 1 से 10 और 10 का पहाड़ा, इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब इसके करते हैं उदाहरण। देखो द्विगु समास के अब उदाहरण देखते हैं। समास द्विगु समास की क्या देखेंगे, उदाहरण देखते हैं। जैसे दो राहा, तो देखो इसमें दो आया है, क्या है, दो। दो का मतलब ये संख्यावाचक है, संख्यावाचक तो है, ठीक है, इसका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा अन्य, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो। दो राह, दो राहों का समाहार, दो राहों का समाहार, क्या जाएगा, दो राहों का समाहार। ठीक है, बात समझ भाई, कि दो राह का मतलब हो गया दो राहों का समाहार। मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ बड़े अक्षरों में, दो राहों का समाहार, ठीक है, दो राहों का समाहार। त्रिभुज, उदाहरण के लिए अगला लूं
तो कौन सा आ जाएगा? त्रिभुज। कौन सा उदाहरण की बात करेंगे? त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। तीन भुजाओं का समाहार क्या आएगा? तीन भुजाओं का समाहार, त्रिलोकी। क्या है? त्रिलोकी। त्रिलोकी में तीन लोकों का समाहार, तीन लोकों का समाहार क्या आ जाएगा? तीन लोकों का समाहार, त्रिरत्न। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह है। तीन रत्नों का समूह है। इसका तीन रत्नों का समूह है। तो देखो इसमें जो पूर्व पद है वो देखो संख्यावाचक है। कैसा है? संख्यावाचक है। इसमें द्वितीय पद दूसरा पद तो क्या है पता है? भुजाएं हैं, राही है, लोग है, रतन है। तो ये तो क्या है? संख्या है। तो पूर्व पद तो क्या होगा? संख्यावाचक। और दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। ये कहना चाहता है कि अगर संख्यावाचक है वो भी 1 से 10 होना चाहिए, 11 12 13 ये नहीं होना चाहिए। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके बाद में है चौमासा। चौमासा क्या है? चौमासा क्या है? चौमासा, चार मासों का समाहार। चार मासों का समाहार, चार मासों का समाहार हो जाएगा इसका। चार माहों का समाहार। ठीक है। तो इसमें देखो तीन है, चार है, ये संख्या आ रही है, पर इसमें क्या तीसरा अर्थ नहीं होना चाहिए। तो ये किस में चला जाएगा? द्विगु समास में आता है। आगे उदाहरण देखते हैं। आगे चर्चा कर लेते हैं। आगे जैसे चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। क्या किसकी बात करेंगे? चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या होता है? चार होती है, चार मासों का चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। भुजाओं का समाहार। ठीक है। कितनी? चार भुजाओं का समाहार। पंचामृत। पंचामृत। ठीक है। पांच अमृतों का समाहार। पांच अमृतों का समाहार। किसका समाहार? पांच अमृतों का समाहार। सप्ताह है। क्या है? सप्ताह है। सप्ताह में क्या होगा? सात अहो या 7 दिनों का समाहार। 7 दिनों का समाहार। इसका 7 दिनों का समाहार हो जाए। सप्तऋषि। सप्त ऋषि। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समाहार। 7 ऋषियों का समाहार। इसका 7 ऋषियों का समाहार। नवरत्न। जैसे क्या है? नवरत्न, इसके बारे में बात करेंगे। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है। 9 रत्नों का समूह है। किसकी बात करेंगे? 9 रत्नों का समूह है। इसी प्रकार शतक। किसकी बात करें? शतक की बात करूं मैं।
किसकी बात करूं? शतक। शतक। सौ का समाहार। सौ का समाहार। कितनी का? सौ का समाहार। ठीक है। तो ये उदाहरण किसके हुए? ये उदाहरण हुए द्विगु समास के। ठीक है, इसमें मैंने चीजें आपको बता दी कि जैसे त्रिभुज है, पंचमृत है, जहाँ 1 से 10 में क्या हो, पूर्व पद जो है वो पूर्व पद क्या होना चाहिए? संख्यावाचक होना चाहिए। ये हो गया आपका कौन सा समास? द्विगु समास। जो आपको चीजें लिखवाई हैं उसका थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब बात कर लेते हैं आगे किसके बारे में? कर्मधारय समास के बारे में। अब अपना कौन सा समास बचा? कर्मधारय समास बचा। कौन सा समास बचा है? कर्मधारय समास बचा है। कौन सा समास बचा है? कर्मधारय समास बचा है। 6 नंबर कौन सा बचा है अपना? कर्मधारय समास। ठीक है, कौन सा बचा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है। पहला काम, पहले आप ये ध्यान रखो कि पहला इसमें पद कौन सा प्रधान? दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद क्या होता है इसमें? प्रधान होता है। कौन सा पद? दूसरा पद क्या होता है इसमें? प्रधान होता है। इसमें कहीं भी उपमेय और उपमान का संबंध होता है। इसमें क्या होता है? और इसमें क्या होता है? एक पद विशेषण होता है। एक पद विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है। कैसा होता है? एक पद क्या होता है? विशेषण होता है। इसमें उपमेय और उपमान का संबंध होता है। इसमें क्या होता है? उपमेय उपमान का संबंध होता है। संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? उपमेय उपमान का क्या होता है? संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। रूपी है, के समान है, ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। और विग्रह करने पर, अगर इसमें विग्रह करेंगे उपमेय उपमान में, तो रूपी शब्द का प्रयोग होता है। रूपी शब्द का प्रयोग होता है। रूपी शब्द का क्या होता है? प्रयोग होता है। अब आगे देखो क्या होता है। उपमेय उपमान का क्या होता है? इसमें संबंध होता है और इसका जो विग्रह करने पर क्या होता है? इसका जो उपमेय या उपमान का क्या करते हैं? जब भी विग्रह करते हैं क्या करते हैं? तो रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं। रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? अब बात करते हैं उपमेय और उपमान की। भैया ये होते क्या है? उपमेय और उपमान होते क्या है? कईयों में ये भी कंफ्यूज रहता है कि उपमेय और उपमान, इनकी चर्चा कर लेते हैं। किसकी? उपमेय हो या उपमान हो, जिसकी उपमा की जाए क्या होगा ये? जिसकी उपमा की जाए। उपमा की जाए। क्या की जाए? जिसकी क्या है? उपमा की जाए। और उपमान क्या होता है? जिससे की जाए। जिससे की जाए। जिससे की जाए। ठीक है, कि जिसकी उपमा की जाए और उपमान जिससे की जाए। क्या करें? जिससे की जाए। बात है कि जिसकी उपमा की जाए और उपमान जिससे की जाए।
बात समझ में आ गई। अब बचते हैं विशेषण और विशेष्य। क्या बचते हैं? विशेषण और विशेष्य। इनका मतलब क्या होता है? विशेषण कह दो या विशेषण या विशेष्य। देखो, विशेषण का मतलब होता है गुण से की जाती है। किससे की जाएगी? गुण से की जाती है, की जाती है। किससे की जाती है? गुण से की जाती है, हमेशा ध्यान रखना। और जिसकी विशेषता बताई जाए, कि जिसकी आप विशेषता बता रहे हो, वो क्या होता है? विशेष्य होता है। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, बताई जाए, क्या करेंगे? कि जिसकी क्या करेंगे? विशेषता बताई जाती है। बात समझ में आ गई? कि देखो, कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, एक पद विशेषण विशेष्य भी होता है, इसमें उपमान उपमान उपमेय उपमान भी आते हैं, रूपी शब्द का भी क्या होता है? प्रयोग होता है। उपमेय का मतलब क्या होता है? जिसकी उपमा की जाए। और उपमान का मतलब क्या होता है? जिस पर की जाती है। विशेषण क्या? गुण से की जाती है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। अब बात करते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। किसकी बात करेंगे? परिभाषा की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा, परिभाषा किसकी बात कर लेते हैं? परिभाषा की बात कर लेते हैं। ये इसकी परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है। क्या की जा चुकी है? पूछी जा चुकी है। कि इस समास में, इस समास में, इस समास में पहले और दूसरा पद, इस समास में पहला या दूसरा पद, पहला या दूसरा पद, पहला पद या दूसरा पद, या तो पहला पद हो या दूसरा पद में विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य क्या है? या तो विशेषण विशेष्य हो, ठीक है, या उपमेय उपमान का संबंध हो। उपमेय उपमान का संबंध हो, संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समास कहते हैं। बात समझ में आ गई हो? और जब भी इसका अपने क्या करते हैं? विग्रह करते हैं। क्या करते हैं? विग्रह करते हैं। कि जैसे ही अपने इसका क्या करते हैं? विग्रह करते हैं। जो के समान रूपी शब्द, जो के समान, जो के समान रूपी शब्द आते हैं, शब्द आते हैं। क्या आते हैं? जो रूपी शब्द आते हैं, जो के समान और रूपी क्या आते हैं? शब्द आते हैं विग्रह करने पर। विग्रह करने पर, किसके करने पर? विग्रह करने पर, किसके? विग्रह करने पर। बात समझ में आई? तो ये किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? अपनी कर्मधारय समास की। तो आज हमने किसके बारे में चर्चा की?
द्विगु समास और कर्मधारय समास के बारे में चर्चा की है, जिसमें जो कि तत्पुरुष की क्या है, भेद है, इसके तत्पुरुष प्रकार की क्या है, वो भेद। उनमें भी क्या दूसरा पद प्रधान है और इसमें भी दूसरा पद प्रधान है माना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।